नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीते रोज आपदा प्रबंधन पुनर्वास विभाग की समीक्षा बैठक की। सीएम धामी ने बीते दिनों आई भारी बारिश के बाद में नुकसान की समीक्षा की है और बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि 15 अक्टूबर से पहले प्रदेश की सड़कों को हर साल में गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। सीएम धामी ने कहा कि जो काम पूरे किए जा चुके हैं उनका धरातलीय निरीक्षण किया जाए। बारिश या फिर अन्य कारणों से जो सड़कें अभी भी बाधित हैं उसको जल्द से जल्द सुचारू किया जाए। आपदा के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों पर सड़कों के स्थायी ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि जन सामान्य को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन के मौके पर 16 सितंबर को विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बड़ी सौगात की घोषणा की है, जिसके तहत हर महीने 100 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने वाले राज्य के घरेलू श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को 50% सब्सिडी दी जाए। इस संबंध में मंगलवार को ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने शासन आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार ये योजना 1 सितंबर 2024 से लागू हो गई। ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जारी शासन आदेश के अनुसार जो है हिम आरक्षित क्षेत्र के घरेलू श्रेणी के ऐसे विद्युत उपभोक्ता जो हर महीने 200 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करते हैं उनको 50% सब्सिडी दी जाए। हिम आरक्षित क्षेत्र का निर्धारण प्रचलित नियमों के अनुसार संबंधित क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर करते हुए योजना का लाभ प्रदान किया जाए। सालों से जर्जर बिल्डिंग में काम कर रहे हरिद्वार नगर निगम के कर्मचारियों को जल्द नया कार्यकाल मिलने वाला है और नया कार्यालय जो है वो बिल्डिंग का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हरिद्वार पहुंचकर निर्माणाधीन बिल्डिंग का निरीक्षण किया। अधिकारियों को गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि करीब 9 करोड़ रुपए के बजट से हरिद्वार नगर निगम कार्यालय के लिए नई बिल्डिंग का निर्माण कराया जा रहा। 3 मंजिला बिल्डिंग में अधिकारियों और मेयर के कार्यालय जो है वो बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जनता की सुविधा के लिए सबसे नीचे वाले तल पर पब्लिक डीलिंग के काम होंगे। अगले साल तक बिल्डिंग का निर्माण पूरा कर उद्घाटन भी किया जाएगा। सरकार से बहुत पुरानी बिल्डिंग यहाँ नगर निगम की थी और हमारे कर्मचारी अधिकारियों की दक्षता बढ़े। हर चीज में आप देखते हैं कि एक सोच बनती है कि हम एक अच्छे वातावरण में काम करें। ऐसी स्थिति में यहाँ जो अपनी नगर निगम की लैंड थी उस पे 3 मंजिला भवन बनाने का काम आपके सामने प्रारंभ हो रखा है और उसको मैं आज इसलिए देखने आया था कि कर क्या रहे हैं। तो इसमें जैसा मुझे जानकारी दी गई 3 मंजिला इस बिल्डिंग के अंदर पहले ब्लॉक यानी पहली मंजिल में नगर निगम संशोधन विधेयक पर प्रवर समिति की दूसरी बैठक विधानसभा में संसदीय कार्य और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। और वहीं आपको बताते चले कि प्रवर समिति की इस महत्वपूर्ण बैठक में विधेयक के प्रावधानों और ओबीसी आरक्षण पर समिति के सदस्यों ने चर्चा की, अपने अपने सुझाव दिए। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सभी सदस्यों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। 4 अक्टूबर को अगली बैठक की तिथि तय की गई है, जिसमें दोनों बैठकों में तय किए गए बिंदुओं पर चर्चा होगी। 18 सितंबर को पहली बैठक हुई थी जिसमें कांग्रेस के विधायक शामिल नहीं हुए थे। समिति की रिपोर्ट देने के लिए 1 महीने का समय दिया गया। 8 अक्टूबर से पहले समिति को विधानसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। देखिए, प्रवर समिति की आज जो हम लोग बैठे हैं और प्रवर समिति के हमारे सभी सम्मानित साथी उसमें मौजूद थे, मैं उनका भी धन्यवाद कर रहा हूं। और इस बैठक का महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे जो आयोग के अध्यक्ष थे BS वर्मा साहब, उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि वो भी हमारी इस बैठक में समय दे सकें। तो मैं निश्चित रूप से उनका धन्यवाद कर रहा हूं कि वो आए और उन्होंने अपने जो भी जिज्ञासाएं हमारे माननीय विधायकगणों की उनको उन्होंने उसके बारे में बताया। जितने भी साथी सब विद्वान साथी हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी जो है वो भूषण ने ये भी कहा कि अपनी विधानसभा कोटद्वार में विकास की नई
इबारत खड़ी की गई है। पेयजल और सिंचाई के क्षेत्र में अपने कामों को गिनाते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नदियों के किनारे सुरक्षा दीवार भी उनके कार्यकाल के दौरान बन रही है, जिससे कृषि भूमि का कटाव कम हुआ है। देखिए, ऐसा है, योजना चाहे छोटी हो बड़ी हो, प्रयास मेरा जारी है। 423 करोड़ से ऊपर का पानी की योजना कोटद्वार के नगरपालिका क्षेत्र के लिए आई है। 123 करोड़ का एसटीपी बहुत जल्दी आप लोगों को देखेगा, उसमें भी काम होगा। सुरक्षा दीवार 40-50 करोड़ से ऊपर की सुरक्षा दीवार कोटद्वार में बनी है और इसी कारण शायद इस बार प्रभु की भी कृपा रही और कोटद्वार में इस तरह की बाढ़ नहीं आई जिस तरह की पिछली बार आई थी। ऐसा है ना, हर बूथ के बाहर टेंट लगाना थोड़ा सा कठिन है। देहरादून विधानसभा भवन में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों के साथ वात्सल्य योजना को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान लगी आचार संहिता से अब तक कोविड काल में अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रही थी, जिसे देखते हुए 5,376 बच्चों को जुलाई और अगस्त महीने की आर्थिक सहायता के रूप में कुल 3,41,58,000 रुपए उनके खाते में डाले गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विभागीय अधिकारियों को महिला कोष को लेकर अगली कैबिनेट बैठक तक नियमावली बनाने का लक्ष्य दिया गया है। देखिए, लोकसभा चुनाव के उपरांत से एक चीज मेरे संज्ञान में जहन में आ रही थी कि आचार संहिता के कारण जो है हो सकता है कि हमारे जो वात्सल्य के बच्चे हैं, जिनकी मैं बुआ के रूप में भूमिका अदा करती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी मामा के रूप में भूमिका अदा करते हैं, तो आचार संहिता के दौरान से लेकर अब तक मैं आभास हो रहा था कि बच्चों को उनका वात्सल्य जो आर्थिकी के रूप में हम लोग देते हैं वह नहीं मिल पा रहा है या नहीं मिल पाया होगा। तो बीच में भी मैंने जब समीक्षा करी थी तो इस पर विभाग को दिशा निर्देश दिए थे कि शीघ्र जो है वात्सल्य का जो धन्य है वह उनके खातों में सीधे सीधे भेजे जाए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट अल्मोड़ा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने आगामी नगर निकाय चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया है और इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने बीजेपी के सदस्यता अभियान और निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी अपने लक्ष्य से अधिक सदस्य बनाएगी। आगामी नगर निकाय चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहेगा और साथ ही कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसके साथ ही केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव पर भट्ट ने कहा कि पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी एक बार फिर से केदारनाथ विधानसभा में जीत का परचम लहराएगी। और आज हर जिले के अंदर, हर विधानसभा के अंदर सदस्यता का हमारा ग्राफ बढ़ रहा है, उसमें और गति मिले, इसलिए जो प्रथम चरण 25 तारीख तक दीनदयाल जी की जयंती तक का हमारा कार्यक्रम है, उसमें हम अपने लक्ष्य को 50% ऊपर सदस्यता की ओर बढ़ा देंगे। सर, निकाय चुनाव नजदीक है, किस तरह की तैयारी है? देखिए, निकाय चुनाव सदस्यता के बाद हमारा प्रत्यक्ष कार्यक्रम उसमें रहेगा। उसके लिए हमने कमेटियां बना दी हैं, उन कमेटियों की विधिवत रूप से घोषणा कर देंगे और अभी श्राद्ध पक्ष के तुरंत नवरात्रों में हम घोषणाएं उसकी करेंगे। और मैं कह सकता हूं कि हमारा नगर निकाय के चुनाव में पहले भी भारतीय जनता पार्टी अच्छे स्थानों पर विजय, लगभग 90% नगर निगम नगर पालिका हमारे पास थी। इस बार 100% में भाजपा जीते, इसके लिए सब कार्यकर्ता प्रयास करेंगे। मीडिया वाले क्या चाहते हैं? बीजेपी ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के लड्डू के प्रसादम में मिलावट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। बीजेपी ने कहा कि ये सरासर हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। उत्तराखंड में जहां जहां पर भगवान का भोग बनता है, हमारी सरकार ने उसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बीजेपी का भी कहना है कि उत्तराखंड में जहां पर भी भगवान का भोग बनता है, बड़ी पवित्रता के साथ बनता है। लेकिन आंध्र प्रदेश की घटना के बाद में अब सरकार ने सचिव धर्मस को भी निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में जहां जहां भी भगवान का भोग बनता है, वहां शुद्धता और पवित्रता से बने, उसमें भी किसी प्रकार की मिलावटी वस्तु रसोई तक ना पहुंच पाए।
देखिए, हमारी सरकार सनातन संस्कृति को लेकर और चीजों को लेकर लगातार गंभीरता अपनी दिखाती रहती है। उसी क्रम में जो अभी वहां पे देखने को मिला है आंध्र में, हमारे उत्तराखंड सरकार भी इसको लेकर गंभीर है और हमारे पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज जी ने भी कहा है कि इसकी गंभीरता को लेकर हम लोग निगरानी बनाए रखेंगे और किसी भी प्रकार से हमारे देवभूमि उत्तराखंड में जो अनेकों मंदिर मठ हैं, चारों धाम है, इसमें किसी भी प्रकार से प्रसाद में इस तरीके की चीजें देखने को न मिले जिससे कि लोगों की आस्था पर एक चोट और प्रहार का काम करे। तो इसको लेते हुए गंभीरता दिखा रही है हमारी सरकार और निश्चित रूप से किसी भी प्रकार से यहाँ पर इसको हल्का नहीं रखा जाएगा और गंभीरता दिखाते हुए सही डिसीजंस लिए जाएंगे। उत्तराखंड में बीजेपी अपनी सदस्यता अभियान को जोर शोर से चला रही है। प्रदेश भर में अब तक 7 लाख से अधिक नए सदस्य बीजेपी से जुड़ चुके हैं। इस अभियान के तहत बीजेपी ने 20 लाख से अधिक नए सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया। कोटद्वार में भी सदस्यता अभियान जोर शोर से चल रहा और सदस्यता अभियान के बल पर बीजेपी ने केदारनाथ विधानसभा चुनाव जीतने की बात भी कही है। भाजपा पूरे देश में सदस्यता अभियान चला रही है और हम लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं कि हर गांव का एक हिस्सा, कोई भी हिस्सा छूटे ना, कोई व्यक्ति ना छूटे भाजपा की सदस्य ग्रहण करने के लिए। और भाजपा की सदस्य ग्रहण करके एक विकसित भारत के संकल्प को और सशक्त बनाना चाहिए। एक ये हर किसी का एक कर्तव्य रहता है और हम सभी इसमें जोर शोर से काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी इसकी सदस्य बने। दूसरा प्रत्याशी के चयन के लिए तो पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय करना है और भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव के लिए सदैव तैयार रहती है। विशेष रूप से केदारनाथ में पार्टी के बूथ स्तर पर तैयारी हो गई है, तो जिस दिन भी चुनाव घोषणा करेंगे डेट की, तो निश्चित रूप से प्रत्याशी की भी घोषणा हो जाएगी और हम बहुत मार्जिन से विजयी होंगे। विरासत की पार्टी है, सांस्कृतिक उत्थान की पार्टी है। उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने दून स्थित कैंप कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड का काम पूरा होने की बात कही थी, लेकिन जिस शहर की 60% ट्रैफिक लाइट चलती ही ना हो, जिस देहरादून के रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी में यात्रियों और सैलानियों को उतरते ही सड़क पर गड्ढे और गंदगी जो है वो पसरी हुई हो, वहां पर क्या वो स्मार्ट सिटी कहलाने योग्य है? तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि स्मार्ट सिटी को लेकर कांग्रेस झूठे आरोप लगा रही है। देखिए, मैं देहरादून की जनता को स्मार्ट सिटी के दर्शन करवा रहा हूं। एक मैंने अभियान चलाया है, गड्ढों में सड़क, सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क और सड़क में गड्ढे। ये मेरा अभियान है जो मैंने शुरू किया है। मैंने रायपुर विधानसभा की सरसधारा रोड से शुरू किया था। कल मैं राजपुर और धर्मपुर विधानसभा के बीच में जो सारंगपुर रोड है, उसमें रेलवे स्टेशन, जहां सबसे पहले यात्री पूरे देश के किसी कोने से अगर रेल के माध्यम से यात्री आता है, तो देहरादून में जब वो प्लेटफॉर्म में उतरता है और उतरते ही सड़क पर उतरता है, तो उसको किस प्रकार से उसका स्वागत होता है। देखिए, सड़कों के गड्ढे भरने का काम लगातार निरंतर जारी है। अभी बरसात के कारण कुछ समय के लिए रोका गया था और मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश भी दिए हैं कि बरसात के सीजन को खत्म होते ही सभी सड़कों को एकदम चाक चौबंद किया जाए, बढ़िया किया जाए और गड्ढा मुक्त सड़कें बनानी चाहिए। और इसी क्रम में उन्होंने गड्ढा मुक्त ऐप भी बनाया था, जिसके तहत जहां पे भी गड्ढे वगैरह की शिकायत आ रही थी उसका निस्तारण किया जा रहा था। तो लगातार सरकार संजीदा है और उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, उसका जल्द ही पालन देखने को मिलेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि 5वें राज्य स्तरीय ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है, लेकिन अव्यवस्थाएं खिलाड़ियों पर भारी पड़ रही हैं। ऐसे में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी पर उत्तराखंड के दावों पर पानी फिर से फिर सकता है। माहरा ने खेल मंत्री रेखा आर्या को पत्र लिखकर राज्य स्तरीय खेलों में व्यवस्थाओं पर सवाल उठाया और कहा कि रुद्रपुर में 20 सितंबर से 5वें राज्य स्तरीय ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय ओलंपिक खेल जिस प्रकार से अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ते आ नजर आ रहे, माहरा ने मुख्यमंत्री और खेल मंत्री से मांग की कि राज्य स्तरीय ओलंपिक खेलों की अव्यवस्थाओं का संज्ञान लेते हुए खेलों के आयोजन की कमियों को दूर किया जाए। बैठे हैं ना, बैठे हैं आप लोग, स्टेडियम्स के दौरे करिए, पता चलेगा जो खिलाड़ी हैं उनकी जो
उससे पहले की जो फ्री हिट्स होती हैं और होती हैं उसमें किस तरीके से प्रिलिमिनरी जो स्पोर्ट्स होता है उसमें किस तरीके की व्यवस्थाएं रही, खिलाड़ियों के आपके अखबारों में आपके समाचारों में खुद हम देख रहे हैं। तो सरकार की तैयारी कहीं दिखती नहीं। हाल यह है कि हल्द्वानी का जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है वो खतरे की जद में था, बहने की स्थिति में था। उसकी 3 से 4 बीघा जमीन बह गई, करके पार्किंग पूरी बह गई। खेल मंत्री हल्द्वानी जाती है, जंगल में बैठा तो कौन देख रहा है। भट्ट जी, आज आप सीरियस क्यों रहे हो? देश बना देने ऐसा पहले मतलब हफ्ते में एक ही दिन सही। जो लोग बैठे हैं ना धरने, बैठे तो किसी ना किसी अपने लिए बैठे हैं, लेकिन उसका असर कल मतलब जंगल में बैठा तो कौन देख रहा है। भट्ट जी, आज आप सीरियस क्यों रहे हो? देश बना देने ऐसा पहले मतलब हफ्ते में एक ही दिन सही। जो लोग बैठे हैं ना धरने, बैठे तो किसी ना किसी अपने लिए बैठे हैं, लेकिन उसका असर कल मतलब जंगल में बैठा तो कौन देख रहा है। भट्ट जी, आज आप सीरियस क्यों रहे हो? अल्मोड़ा के विकासखंड सल्ट के मरचुला पहुंचे कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने केदारनाथ उपचुनाव में जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बद्रीनाथ मंगलौर के उपचुनाव में जीत दर्ज कर कांग्रेस की जीत से बीजेपी में खलबली मची हुई है। भाई जोशी लोग जो हमारे समधी लोग हैं वो तीजा आया मंगलौर में, और उसके साथ ही जिस तरह से चमोली में हम लोगों ने बद्रीनाथ जी का चुनाव था, कांग्रेस सब जगह आ गई। अब जो है भाजपा में खलबली मची हुई है। यही कारण है कि नगर पालिकाओं के चुनाव लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के दिमाग में ये है कि शायद कोई हवा ऐसी आ जाएगी। मैं क्या कहना चाहता हूँ, 1 जनवरी 2025 तक मुख्यमंत्री अपने पद पर रह पाएंगे, मुझे संदेह है। क्योंकि जिस तरह से अब उनका डिबाकल शुरू हो गया है और पहाड़ से नीचे उतरना शुरू हो गया, मुझे नहीं लगता कि वो अब आगे मुख्यमंत्री रहेंगे। हमारी आंदोलनकारी की बैठक है, इसमें ज्यादा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कांग्रेस विधायकों की प्रवर समिति की बैठक में शामिल न होने को लेकर बयान दिया है। विपक्ष पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस विधायक ओबीसी आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं दिख रही, जबकि कांग्रेस मंचों पर सरकार को निकाय चुनाव न करने के झूठे आरोप लगा रही है। भाजपा की तरफ से जो उनके जो प्रेसिडेंट हैं महेंद्र भट्ट की तरफ से जो बयान आ रहे हैं भट्ट जी की तरफ से, भाजपा बहाने पे बहाने 2023 दिसंबर में कार्यकाल पूर्ण हो चुका था, निगमों का निकाय चुनाव हो जाने चाहिए थे 6 महीने के अंदर। माननीय हाईकोर्ट की तरफ से इनको सख्त टिप्पणियां इन पे होती हैं सरकार पे कि आप लोग वाकई चुनाव करवाएं और छोटी सरकारों का गठन करवाएं। छोटी सरकारें वाकई इनका जो महत्व होता है, लोकल जो इश्यूज होते हैं, रोड का हो, बिजली का, पानी का हो, सिविल्स का हो, वो छोटी छोटी जो समस्याएं लिए हुए वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास जनता नहीं जा सकती है, ये तो एमएलए के पास नहीं जा सकती है, उसमें पार्षद चाहिए, उसमें नगर पालिका के अध्यक्ष से वो शिकायतें करते हैं, निगम के अध्यक्ष से वो शिकायतें होती हैं। कहां पे सरकार जो है सिंसियर है। जहां एक और सभी पार्टियां निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों में लगी हैं, तो काशीपुर के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बीआर धोनी ने चुनाव के टिप्स देने के लिए पहुंची। यहां पर बसपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला से स्वागत किया है। इस दौरान प्रदेश में नवनियुक्त उत्तराखंड के महासचिव भुवन चंद आर्य का बसपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष श्री धोनी ने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बहकावे में जनता नहीं आने वाली है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी के निर्देशानुसार बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के सम्मानित दोनों प्रभारीगण और प्रदेश अध्यक्ष जी और हम बहुजन समाज पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्तागण एक संकल्प लेके निकले हैं कि आगामी निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाकर हर नगर देश में जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार चल रही है, इन्होंने जिस तरह से भारतीय संविधान को खत्म करने का प्रयास किया है, जो हमारे मूल अधिकारों पर इन्होंने कुठाराघात किया है, ये पूरे भारतवर्ष के लोग समझ चुके हैं
और इस उत्तराखंड में भी आप जहां पे बहुजन समाज पार्टी को कमजोर महसूस कर रहे हैं। उत्तराखंड में हुए महिला अपराधों के खिलाफ हाल ही में राजधानी देहरादून में महिला कांग्रेस की कार्यकर्त्रियों के साथ में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का प्रयास किया, जिसे लेकर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने कड़े शब्दों में निंदा की है। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ और प्रदेश में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि हमेशा महिलाओं के मामले में, बेटियों के मामले में बहुत ही संवेदनशील रहे हैं और अभी इस तरह के कानून बनाए हैं कि अपराधी कभी बच नहीं सकता। अपराधी कहीं भी होगा, कोई भी अपराध करने की अगर सोच भी रहा होगा, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहती हूँ कि सोच भी रहा होगा तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो कानून। शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर सरकार की ओर से प्रस्तावित कॉरिडोर का ब्लूप्रिंट सार्वजनिक करने की मांग की गई है। ये मांग उत्तराखंड जन विकास मंचन की है और उत्तराखंड जन विकास मंच के अध्यक्ष आशुतोष शर्मा अपने साथियों के साथ उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं। ऋषिकेश के सौंदर्यीकरण के नाम पर ऋषिकेश कॉरिडोर योजना जो प्रस्तावित है, उसमें किसी भी स्टेक होल्डर्स, चाहे व्यापारी हों, चाहे होटल इंडस्ट्री वाले हों या अपने ट्रेवल एजेंट हो या ऋषिकेश की जनता हो, उनके सामने अभी तक कोई ब्लूप्रिंट नहीं रखा गया, ना कोई इसका कोई नक्शा जो होता है उसकी जानकारी दी गई है और स्टेक होल्डर से अलग अलग चर्चाएं की जा रही है। तो मेरा कहना है कि चर्चा किस चीज़ की हो रही है, एक बार ब्लूप्रिंट सही तरह से जो है जारी कर दिया जाए। सरकार आज माननीय मुख्यमंत्री से हमने निवेदन किया कि इस ब्लूप्रिंट को जो है शीघ्र जारी करवा दिया जाए, उसके बाद स्टेक होल्डर से चर्चा हो, उसके बाद ही कोई। बरसाती मानसून के कारण प्रदेश में चारधाम यात्रा पर काफी प्रभाव देखने को मिला है। बरसात में हो रही लगातार पहाड़ों की लैंडस्लाइडिंग, टूटी सड़कों के कारण यात्रा को रोक कर सरकार को चलना पड़ा है, लेकिन अब यात्रा सुचारू रूप से प्रारंभ हो गई। जानकारी के अनुसार अभी तक 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा के दर्शन किए हैं। देखिए, आप जानते हैं कि अभी विगत दिनों में मानसून का असर काफी प्रभावी रहा, उसके कारण यात्रा बाधित भी हुई और सड़क मार्ग भी कई स्थानों पर बाधित हो रहे थे। केदारनाथ का जो पैदल मार्ग था वो भी क्षतिग्रस्त हो चुका था, लेकिन प्रदेश सरकार के स्तर से जिस प्रकार से राहत और बचाव के कार्य किए गए, पुनर्स्थापना के जो कार्य किए गए, उनके कारण से मार्ग जो बाधित हो रहे हैं उनको तत्काल खोल दिया जा रहा है और यात्रियों की, श्रद्धालुओं की संख्या जो बरसात के मौसम में वैसे भी घट जाती है, काफी कमी आ जाती है, लेकिन जैसे ही मानसून का असर थोड़ा कम होता जा रहा है तो उस हिसाब से श्रद्धालुओं की संख्या, तीर्थयात्रियों की संख्या। पौड़ी जिले NSUI ने BGR पौड़ी परिसर में होने वाले छात्र संघ चुनावों को लेकर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है और NSUI के जिलाध्यक्ष राजेश भंडारी ने कांग्रेस कार्यालय पौड़ी में प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करते हुए सभी सीटों पर जीत का दावा किया और कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक में शामिल हुए। नमस्कार, मैं राजकुमार नेगी, मैं NSUI का सदस्य हूँ और मैं NSUI से पिछले 3 साल से जुड़ा हूँ। तो इस बार हम छात्रों की पूरी समस्याओं का समाधान करेंगे और छात्रों के हितों के लिए भविष्य में उनके साथ खड़े रहेंगे। छात्राओं का और बड़े भैया लोगों का पूरा समर्थन रहा है मेरे साथ और सारे मेरे साथ खड़े हैं और इस बार हम फिर से NSUI का संगठन में हम एक परिवार हैं और एक परिवार में तीखी नोक-झोंक होती रहती है, नाराजगी जायज होती है। एक परिवार के सदस्यों की तरह हम हैं और आज हम फिर एकजुट हुए हैं, तो निश्चित तौर पर हम BGR परिसर पौड़ी को फतेह करने जा रहे हैं और मेरे तमाम जितने मेरे संगठन से जिन लोगों को मैंने अपना प्रत्याशी बनाया है, सारे लोग एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत दर्ज करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि जब 5 वर्षों से मैं जिलाध्यक्ष था तो हम बहुत बड़ा परिवार बनाने में सक्षम रहे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परिवार के कुछ सदस्य नाराज हो जाते हैं। पिछली बार कुछ सदस्य हमारे परिवार के नाराज हो गए, तो ये हम लोगों की थोड़ा कुछ संगठन की नाकामी रही कि हम सबको संभाल नहीं पाए। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरे साथी, मेरे भाई राजेश भंडारी जी, अभी इससे पूर्व में जो प्रत्याशी रहे हमारे अमन नायल जी, आस्कर राव जी, इन सबके नेतृत्व में NSUI एकजुट हुई है और सब इस बार NSUI का परचम BGR परिसर में पुनः लहराने जा रहे हैं। देखिए, हमारे उत्तराखंड में मानसून कमजोर पड़ते ही गर्मी में एक बार फिर से सितम ढाना शुरू कर दिया है। बीते रोज बारिश नहीं होने से तापमान 36 डिग्री पार चला गया है और ऐसा कई सालों के बाद हुआ जब सितंबर के महीने में तापमान 36 डिग्री पार हो गया है। देखिए, उत्तराखंड के लिए अगर बात करते हैं मानसून की, तो आप देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन से जो है मौसम हमारा साफ ही रह रहा है और कोई बारिश की एक्टिविटी नहीं मिल रही है।
क्लाउड कवरेज भी बहुत कम है, वो भी खत्म हो रखा करीब करीब। तो दिन में अच्छी खासी जो धूप है वो निकली है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं तापमान धीरे धीरे जो है ये बढ़ता गया। और आजकल अगर बात करें तो ये करीब 4 से 6 डिग्री तक, चाहे हिल्स की बात करें या प्लेन्स की बात करें, वो सामान्य से। सीएम पुष्कर सिंह धामी की भ्रष्टाचार मुक्त शासन की मुहिम के तहत महज 3 साल से कम समय में विजिलेंस टीम ने रिकॉर्ड 57 ट्रैप पर 68 भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा है। भ्रष्टाचारियों पर यह कार्रवाई भ्रष्टाचार मुक्त ऐप 1064 की लॉन्चिंग के बाद तेजी से हुई है। चंपावत एनएच पर स्वाला के समीप पिछले 1 सप्ताह से अधिक समय से लगातार मलबा आ रहा है। 4 दिनों तक लगातार हुई बारिश के बाद स्वाला के मलबे के चलते एनएच पूरी तरह से जाम हो गया। मौसम साफ होने के बाद मलबा हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है। ये किलोमीटर 106 है जो स्वाला गांव के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ पे काफी हैवी स्लाइड आया था और 12-13 तारीख की बारिश के बाद यहाँ काफी डैमेजेस हुए थे। यहाँ की हमारी जो एनएच की टीम है वो लगातार 24 घंटे काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे खतरा भी बहुत ज्यादा है और जो हमारा जो लूज रॉक है वो बहुत ज्यादा है। हमने प्रयास किया था पिछले 2 दिनों में कि हम लोग लाइट व्हीकल को। देहरादून में डीएम सबिन बंसल ने कई क्षेत्रों में कार्य और सर्वेक्षण कर रहे सामाजिक संगठन स्वयं सहायता समूह के प्रशासन से जोड़कर नई पहल शुरू कर दी है, जिसको लेकर जिलाधिकारी का कहना है कि कई क्षेत्रों में कार्य कर रहे संगठन और समूहों के अनुभवों का लाभ जन सामान्य की भलाई में किया जाएगा। ऐसे कई फील्ड्स हैं जो कम्युनिटी ग्रुप्स ही संचालित कर सकते हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के एफर्ट्स को सप्लीमेंट किया जाना बहुत आवश्यक है। तो जो हमारे पब्लिक स्पिरिटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, उनका सीधा जुड़ाव रहता है सोसाइटीज से, कम्युनिटीज से, और उनको प्रॉब्लम। जनपद उधम सिंह नगर में ड्रग फ्री देवभूमि मिशन अभियान के तहत पुलिस ने नशा तस्करों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया, जहां पर काशीपुर पुलिस ने नशीले पदार्थों के तस्करों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत काशीपुर से अवैध 21 किलोग्राम गांजा के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। काशीपुर पुलिस द्वारा कल दिनांक 23/9 को बलविंदर नाम के एक व्यक्ति को 21 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 5 लाख से अधिक की है। इस व्यक्ति से बड़ी गहनता से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान इसने बताया कि रामनगर के एक व्यक्ति से यह गांजा लेके आता था और उधम सिंह नगर में कई जगहों पर छोटे छोटे पुड़िये बनाकर बेचा करता था। खबर मंगलौर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां पर आमखेड़ी गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच धारदार हथियार के साथ में जमकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक ग्रामीण की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जो अभी हमारे पास सूचना है, करीब 3 से 4 लोग इसमें घायल हैं, जिसमें एक की तो मृत्यु हो गई है, एक की स्थिति काफी ज्यादा गंभीर है, उसकी भी अभी इलाज चल रहा है। और बाकी अन्य लोग जो भी इसमें सम्मिलित रहे हैं उनके बारे में हम वेयरबाउट्स अभी पता कर रहे हैं और इसमें सब कार्रवाई हम लोग करेंगे, जिसके द्वारा भी ये घटना की गई है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अब यहाँ पर फोर्स ऑलरेडी पूरा मौजूद, लगातार सुरक्षा। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।